जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूँ आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। हमारी कोशिश रहती है कि हम अवामी मसाइल को उजागर कर अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ, लोगों की परेशानियाँ जानने की कोशिश करें ताकि उनका अजाला हो सके और लोगों को राहत मिल सके। आज हम ज़िला रामबन के दूर दराज इलाका बटोत के अंदर है। दूर दराजा क्योंकि इसलिए, पहले की अगर हम बात करें तो बटोत एक मरकज़ माना जाता था बिजनेस के एतबार से और हाईवे भी यहाँ से गुजरती थी, लेकिन अब जब चनहनी नाशी टनल बना तो बटोत एक साइड एरिया माना जाता है। हालांकि तहसील सदर मकाम है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप। बटोत के अंदर किस तरह से देख रहे हैं आज आप, क्योंकि सियासी हलचल एक तरफ है और दूसरी तरफ बटोत को देखें, रोजगार बढ़ाएंगे, वो बटोत में कैसा दिख रहा है? सर, नदीम जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि आप डीपीएपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, हम डीपीएपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप आज़ाद साहब की अगर हम बात करें तो जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, उस दौर में जो डेवलपमेंट हुई, उस दौर में जो स्कीमें बनाई गई, उस दौर में जो रोड बनाए गए, उस दौर में जो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसके बाद जो है उनके चीफ मिनिस्टर हटने के बाद, उसके बाद और कई सरकारें आई, उसके बाद अपना उमर अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि जो आज़ाद साहब के दौर में जो काम हुआ उसके बाद कोई ऐसा जो बटोत के साथ जो सबसे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, बटोत की बात पे ही आ रहा हूँ। आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसके बाद हमें कोई ऐसा जो है डेवलपमेंट का दौर जो है वो नहीं नज़र आया। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ कि आज़ाद साहब की अगर बात करें, आप आज़ाद साहब की बात कर रहे हैं, तो आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक नज़र से देखा। लेकिन उसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारे फारूक साहब चीफ मिनिस्टर रहे, शेख साहब रहे, उमर साहब रहे, कांग्रेस का भी यहाँ पे तो खास दौर रहा, कासिम जी, जो मीर कासिम जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन नबी आज़ाद भी कांग्रेस से थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं बजाते आज़ाद साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो भी डेवलपमेंट हुई, उनकी सोच जो थी, क्योंकि कश्मीरी हुक्मरान जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहे, तो उनकी सोच जो है वो कश्मीर की तरफ रही, यहाँ के इलाके को उन्होंने डेवलप नहीं किया। अभी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बडोत जो है एक साइड पे हो गया है, नेशनल हाईवे जो है उधर से निकल गया है। लेकिन हम जो आज आप किसी से भी पूछेंगे, चाहे वो आप डीपीएपी पार्टी से पूछें, चाहे आप कांग्रेस से पूछें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछें, चाहे बीजेपी से पूछें, लेकिन उसका यही एक मुद्दा होगा, यही एक सवाल होगा कि हम नेशनल हाईवे से कट गए हैं और हमारा ये इलाका जो है कट गया है, यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है। तो हम ये कहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कम से कम इस एरिया को डेवलप किया जाए। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बिल्कुल जीरो है। आप देखते हैं यहाँ पे अखरोट का फसल अच्छा होता है, सेब की फसल अच्छी होती है, लेकिन उस तरफ जो है हम सुनते हैं, हम कहते हैं 5,000 करोड़ रुपया रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 10,000 करोड़ रखा है, लेकिन मुझे आप यहाँ पे ग्राउंड पे जो है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल जीरो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो है। बिजनेस का क्या हाल है? बिजनेस बड़ौद मार्केट की बात करेंगे, बड़ौद में बिजनेस बिल्कुल डाउन है, बिजनेस जो है बड़ौद में जीरो है। वो कैसे है? अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर कोई जो टूरिस्ट बाहर से आता है, अगर वो बाया टंडल से पत्नीटाप आता है, तो वो सीधा बाईपास निकल जाता है, सीधा पत्नीटाप चला जाता है। लेकिन पत्नीटाप की पल्ली साइड जो आप देखेंगे, आप कभी भी चक्कर लगाएं, वहाँ से जो टूरिस्ट आता है, जम्मू से आता है, जो दिल्ली से आता है, जो बाहर से आता है, वो रास्ते में आप देखते हैं कि पत्नीटाप तक कितनी मार्केट है, चिरैनी में मार्केट है, समरोली में मार्केट है, कूद के नीचे मार्केट है। वहाँ पे आप देखते हैं हर मार्केट के सामने 8-10 गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो वहाँ पे जो उन लोगों का काम है। लेकिन पत्नीटाप के इस साइड बड़ौद की बात करें, मतलब नाशरी से लेके तो पत्नीटाप तक, इस एरिया में जो है डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक अलग पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। आप बटोत से हैं, अब आपके पीछे लोग चलें क्यों? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लोग सपोर्ट करें क्यों? ऐसी कौन सी पॉलिसी है आपके पास लोगों के लिए जिसको देखकर लोग आपके साथ चलेंगे?
नदीम साहब जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज़ाद साहब को लोग, आज़ाद साहब की एक अपनी पहचान है। आज़ाद साहब ने अपने दौर में जो उन्होंने काम किए हैं, लोग उनको देखते हैं। लोगों को वो काम याद है। आप अगर आज़ाद साहब अगर दिल्ली में, अगर कांग्रेस के अंदर जब दिल्ली में वो मंत्री रहे, वो टूरिज्म मंत्री रहे, हेल्थ के मिनिस्टर रहे, लेकिन हेल्थ में आपको पता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कितने मेडिकल कॉलेज दिए, ये आप भी जानते हैं। 5 मेडिकल कॉलेज तो उन्होंने अपने दौरे खास में दिए हैं। उन मेडिकल कॉलेज में और उन हॉस्पिटल्स में, उन जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें स्टाफ अभी तक नहीं। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सर, वक्त मुझे याद है कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उखड़ाल में उनकी रैली चल रही थी, उन्होंने 4 जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अनाउंस किए थे, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर अनाउंस किए थे, जिसमें हम सीनाबती की बात करें, हम पोगल परिस्तान की बात करें, जहां मैं खुद भी गया हूं, वहां मैंने देखा जनाब बिल्डिंगें तो बन गई है, लेकिन अभी तक NTPHCs बनने के बाद भी वहाँ पे स्टाफ नहीं है। तो एक तरफ में जनाब आपने इमारत खड़ी कर दी कि हाँ जनाब हमने दे दिया, लेकिन सबसे अहम चीज़ रहती है कि वहाँ पे लोगों का इलाज हो, वो इलाज अभी भी नहीं हो रहा है। क्या आगे आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उनकी वहाँ पे स्टाफ मिले? अगर जो काम जो है, क्योंकि जब उन्होंने सेंटर यहाँ पे दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, जैसे आपका कहना है कि उसमें स्टाफ नहीं है, वो ऐसे इमारतें खड़ी की हैं, लेकिन सर उसके बाद भी जो सरकारें आई, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी बनती है? मैं आपको एक चीज़ इन शॉर्ट आपसे पूछूंगा, क्योंकि चलिए स्टाफ है, उस कमी को जो मौजूदा सरकार है वो भी देखे, लेकिन इस वक्त अगर कोई काम हो रहा है, वो बीजेपी सरकार कर रही है या जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर जतेंद्र कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप, बीजेपी या डॉक्टर जतेंद्र? नहीं, बीजेपी। फिर गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस के अंदर थे, फिर कांग्रेस क्यों नहीं, गुलाम नबी आज़ाद क्यों? नहीं, गुलाम नबी आजाद जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, भद्रवाह के रहने वाले थे, लोकल थे। डॉक्टर जतेंद्र भी डिस्ट्रिक्ट डोडा से लेकिन वो काम करने का अपना अपना तरीका है। अब अगर मैं अपनी यहाँ से अगर मैं कल MLA बन जाता हूँ, तो अगर मैं तो अपने इलाके को देखूंगा, नहीं देखूंगा तो फिर इसका मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है जनाब वो सारे काम तो हमने किए हैं, किसी ने अपने घर से कुछ दिया नहीं। नहीं, घर से तो कोई देता नहीं है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसी पंचायत में पैसा आता है, अब लोगों को एक सरपंच बनता है, वो सरपंच कहता है देखो मैंने ये डेवलपमेंट करवाई, लेकिन काम करवाने का एक तरीका है, पैसा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे पैसा जो है वो नाजायज तरीके से पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाए, सही पैसा जो है वो कहीं काम पे लगना चाहिए। पैसा तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसको यूटिलाइज करने का जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए। वो जो पैसा अगर उस वक्त कांग्रेस के अंदर जो गुलाम नबी आजाद साहब जो मिनिस्टर थे या यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। जब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज की डेट में जब आप देखते हैं गुलाम नबी आजाद साहब के जो तीखे अल्फाज होते हैं विकार सुलवानी के अगेंस्ट, और विकार रसूल के अल्फाज काफी तीखे होते हैं अगेंस्ट गुलाम नबी आजाद, लेकिन जब ये एक पार्टी में थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने वाले थे। जनाब किस तरह से लगता है आपको कि ये सियासत किस तरह से कितने जल्दी रंग बदल? देखो, ये सियासत हो, ये कुर्सी का दौर है। आज एक चोर हो गया, दूसरा चोर हो गया, लेकिन जब साथ थे तब। नदीम जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सियासत में तो किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाता है। हर आदमी सोचता है कि मैं इसके पत्ते काट के मैं आगे निकलूं, ये तो सियासत में चलता है। ये चीज आप मानते हैं कि हर एक यहाँ पे सियासतदान है, ईमानदार बेईमानी को आप बालाए ताका नहीं, ईमानदार और बेईमानी ऐसी बात नहीं है कि सारे सियासतदान। कल तक अगर आप एक शख्स को ईमानदार कह रहे हैं और दूसरे शख्स को बेईमान कह रहे हैं, लेकिन अब कल अगर गुजरे हुए कल की बात करें तो जनाब उसके हाथ में हाथ, एक प्लेट में खाना खा रहे थे, एक जगह रुक रहे थे, तब आपको उसके वो ऐप दिख नहीं रहे थे, तो इस चीज को आपको कबूल करना पड़ेगा। सर, मैं आपको अभी ये शायद बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, मगर मैं आपको जब मैं भाजपा में काम करता था ना, तो हमारे चमन जी जो थे वो MLA थे, 74 की बात है, मतलब जम्मू कश्मीर के MLA थे असेंबली के। तो जब उस वक्त शेख साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद चमन जी जो है सेंटर के मिनिस्टर बन गए, तो मेरा उनका उठना बैठना था, तो मैं एक बार उनके घर में चला गया, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया अपने दौर का। उन्होंने कहा शेख साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमारी असम्बली के अंदर मैं एक भाजपा का MLA था, और वहाँ पे एक 4 MLA थे कांग्रेस के, जो सीधे शेख साहब के मुंह के आगे चले जाते थे, उनके अपोजिशन मतलब बोलने के लिए, तो स्पीकर के आगे चले जाते थे। तो उन्होंने कहा, वो मतलब बोलते ही वो शेख अब्दुल्ला के खिलाफ थे। तो मैंने देखा, लेकिन यहाँ भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस वर्सेस DPAP चल रहा है। मैंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने अपने दौर की बात बताई। उस वक्त वो सेंटर के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ जब मैंने ये देखा, तो फिर क्या होता है कि जब असेंबली खत्म होती है तो चीफ मिनिस्टर जो है सबको अपनी एक दावत देता है अपने घर में, तो सबको दावत दी, हम भी चले गए। तो मैंने देखा वो 4 जो शेख साहब के खिलाफ बोलते हैं, वो चारों साइड पे बैठे हैं, चारों तरफ, बीच में शेख अब्दुल्ला बैठा है।
तो मैंने उनको पूछा ये क्या भाई, ये सियासत है। अरे उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा देखो गुप्ता साहब गुस्सा नहीं करना हमारी बात का, हम जो है हम कश्मीर के जो लीडर हैं हमें कौवे और जम्मू के जो लीडर हैं वो हैं कुत्ते। है वो कैसे भाई, उन्होंने कहा हमें कोई मीट का पीस मिलता है हम बांट के खाते हैं, का करके बुलाते हैं बांट के खाते हैं, और जम्मू को किसी को मिलता है वो कुत्ते की तरह एक इधर खींचता है दूसरा इधर खींचता है। तो ये काम करने का एक अपना अपना तरीका है, बोलने का काम करने का एक अपना तरीका है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आता जरगर साहब आपके पास आएंगे। सर, आप भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में ही काम कर रहे हैं। सर जी बिल्कुल नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़क्तन आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, काफ़ी मसरत होती है आप जैसे नौजवानों से मिलके। हुक्म कीजिए सर। सर आप मुझे एक चीज़ बताएं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से पहले आप किस सियासी पार्टी में थे? देखिए, मैं शुरू से ही कांग्रेस में था, क्योंकि आज़ाद साहब के वतन का हूँ मैं बेसिकली भद्रवा का हूँ। अभी यहाँ 24 साल से सेटल हूँ। जहाँ हमारे बुज़ुर्ग जाएँ, हमारा फ़र्ज़ बनता हमें उनके पीछे चलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है कि जनाब आप वोट जब करेंगे, क्योंकि हम अक्सर किताबों में भी पढ़ रहे हैं कि आप मज़हब, ज़ात पात, इलाका, ये सब चीज़ों को छोड़िए, रंग नस्ल को बालाए ताक रखकर आप देखिएगा कि आपका बेहतर मुस्तकबिल कहाँ है, आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल कहाँ है, तरक्की की राह आपको किस तरफ नज़र आ रही है। तो क्या ये सही रास्ता है? क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उनके पास लिमिटेड जो बजट होगा जो सेंटर से मिलेगा उसी में काम करना है। और जिस वक्त की आप लोगों को याद दिला रहे हैं, वो वक्त वो था जब कांग्रेस के हाथ में सब चीज़ें थी। मरकज़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो वो काम पॉसिबल हुए। क्या लगता है आज की डेट में भाजपा आपको इतने खुले हाथ से इतना फंड्स देने वाली है, इतना बजट देने वाली है? देखिए साहब, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, मैं भाजपा को मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? जम्मू में कोई भाजपा की सरकार नहीं है। एलजी गवर्नमेंट, एलजी मेरा भी है, आपका भी है, इनका भी है। कोई भाजपा का एलजी खरीदा हुआ नहीं है। देखिए साहब, आपको एक बात बताता हूँ, मैं लोगों से पुरजोर अपील और गुजारिश करता हूँ और इल्तिजा भी करता हूँ, एक बार आज़ाद साहब को मौका दीजिए। हम आपके साथ वादा करते हैं कि रात के 12 बजे ये जाने आपके लिए हाजिर हैं। रुके हुए सब काम होंगे, बेरोजगारी को हम ख़त्म करेंगे। लड़ना हमारे कायद को आता है, क्योंकि बचपन से सियासत में है और मरते दम तक वो सियासत ही करेंगे। ये आपकी एक बात पे मैं आता हूँ सर, आपने विकार रसूल का जिक्र किया। देखिए, विकार रसूल का वजूद कुछ नहीं है। क्या है सर विकार रसूल, मुझे बताइए, एक भी मुझे उसके बारे में बताइए कि वो है क्या। गुलाम नबी आज़ाद ने हाथ पकड़ के अपने साथ चलाए सबसे बड़े अचीवमेंट, जिससे आप बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद का बायां नहीं बल्कि दायां बाजू माना जाता था विकार रसूल। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं उसको दल बदलू ही कहूँगा। किस तरह से? मैं उसको दल बदलू इसलिए, वो उसको जो अभी खुमार है, उसको कुर्सी का खुमार है। पहले वो जी ए मीर को गाली देते थे। ये आपको चंद्रकोट के अंदर की बात बताऊंगा। हम मीटिंग में थे, तब हमारे साहब जो हैं, जगदीश साहब जी, इनने हमें हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी। हमारी पहली मीटिंग जेपी में होगी, उधर जेपी में जब हमारी मीटिंग हुई तो वहाँ पे जी ए मीर को खुल के गाली दी। किसने कहा? अपने विकार रसूल ने कहा जी ए मीर तो कल का बच्चा है, वो उसको कौन मानता है, मैं तो उसकी सियासत को नहीं मानता हूँ, हम आज़ाद साहब के साथ हैं। तभी मेरे दिमाग ठनक गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली। उसके चंद रोज़ बाद हमें पता चला कि आज़ाद साहब यहाँ से इनने अलविदा कह दिया कांग्रेस को। तो हमने बेहतर समझा कि हम ही इनका दामन थामे। क्यों? मैं युवा हूँ सर, बूढ़ा नहीं हूँ अभी। मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। मुझे इतना भरोसा है कि मेरा बेटा मुझे कहता है कि पहले वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मेरा बेटा कहता है कि आज़ाद साहब जीतेंगे, हमारा कुछ बनेगा, हमारे बच्चों का कुछ बनेगा। डिग्री कॉलेज हमने लाया सर। आपकी बिल्डिंगों की बात आती है, आपने जो बोला जैसे सेनापति में बिल्डिंगें खड़ी कर दी। सर मुझे एक बात बताइए, बिल्डिंगें खड़ी किसने करवाई? बोलते कांग्रेस। हम भी मानते कांग्रेस ने करवाई, लेकिन वो काम लाया किसने? आज़ाद साहब ही एक यहाँ के जिनने लाया। बाकी विकार रसूल की बात रही, मैं गाली नहीं देता, सियासत में गाली अच्छी नहीं लगती। विकार साहब हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन जब वो हमारे कायद के खिलाफ बोलते हैं, हमारा खून भी वाला खा जाता है। हम में भी खून है, हमें। लेकिन आप इस चीज को भी तो मानिएगा कि जनाब आपके कायद ने ही उन्हें अपने साथ चलाया है, और तब तारीफें होती थी, तब कहा जाता था कि जनाब ये हमने यहाँ पे आपके पास एक वो सफीर रखा हुआ है, काम तो हम करेंगे, इनके जरिए से आप मैसेज हम तक पहुंचाए। तो फिर आज वो सब चीजें क्यों भूल गए? तभी तो मैं दल बदलू कह रहा हूँ ना। मेरा शॉर्ट में बात होती है, वो दल बदलू है। उसको कुर्सी मिली, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस से कोई किनारा कशी की नहीं, तो फिर आप दल बदलू कैसे कह सकते हैं? विकार रसूल पहले से कांग्रेस में, आज भी कांग्रेस। अगर सर सपोज करिए ये मेरे फादर हैं, सपोज करिए इन्होंने मेरी लाइफ को सेटल किया, क्या मेरा फर्ज बनता है इनको धक्का मारना? आप मुझे जवाब दीजिए नदीम साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं। इसका मतलब आप इस चीज को तस्लीम करें कि विकार रसूल ने गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से बाहर निकाला है? उसने नहीं निकाला, तो फिर धक्का मारा। सर ये तो धक्का ही हुआ ना, सीधी सी बात है। जब वो उनके साथ बनाया, इन्होंने मेरे को बनाया। क्या मैं जब मुझे कुर्सी मिली मैं बोलूँगा कौन है भाई? ये गलत बात है सर।
ये गलत बात है नहीं है। मैं तो बोलूँगी ये तो कौन है भाई, क्या दिया इसने? वो तो बोलता है मेरे दादा की रगू में कांग्रेस का खून था। अच्छा, अब मुझे लास्ट में मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा जनाब। चलिए, ये तो सियासी लड़ाई है, सियासी हलचल है, सियासी बयानबाजी है, इसको हम अलग रखते हैं। डेवलपमेंटल इश्यूज पर अगर हम बात करें, रामबन के इस वक्त कौन से ऐसे इश्यूज हैं, बटोत के ऐसे कौन से इश्यूज हैं, कौन से मुतालबात हैं, लोगों की कौन सी परेशानी है जिन्हें आपको लगता है कि जनाब अगर हमने आज़ाद साहब को वोट दिया तो वही इसको हल कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बटोत की बात करूंगा। मेरे बटोत के अंदर एक बस स्टैंड नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा सर, हमारे बटोत के अंदर कॉलेज दिया है, बिल्डिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हो रहा है। कॉलेज हमने चाहे प्रोटेस्ट किए, चाहे ऑल पार्टी मिलके हमने किया, चाहे कोई कुछ भी किया, हमारे वो नहीं है। एक सर हमें रोड, हमारा नाशरी से बटोत का एक छोटा सा पैच है, मगू नाला टू बटोत, लगभग मे बी 1.5 किलोमीटर होगा। सर हमने कितनी चिट्ठियां लिखी, कितनी बार प्रोटेस्ट किए, उस रोड को वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बीजेपी हुकूमत की बात करें सर आप, बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं यहाँ बीजेपी के, हम जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हमारी कोई सियासी उनके साथ कोई घरेलू लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई यही है उनके साथ कि अगर आज आपके हाथ में पावर है, कम से कम इस बटोत को भी देखो यार, इधर भी लोग रहते हैं, डंगर तो ये है ही नहीं, लोग ही है ना यहाँ के सर, यहाँ के भी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लोगों से फिर से अपील करूंगा कि एक बार हमारे कायद को मौका दें, उनको सीएम बनाए। आपके जितने भी काम होंगे, ये नहीं मैं कहूंगा कि मैं हर घर में 4 नौकरी मैं नहीं दिला सकता, मैं एक आम बंदा हूं सर। आपको मैं यहाँ का काम गिनवाता हूँ, गिनवाना नहीं चाहिए लेकिन आप बोल ही देता हूँ। शाहरुख भट्टी एक काउंसिलर है, हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं वो जून के। हमने, उसने और मैंने यहाँ इस पंचायत के अंदर, मतलब हमारी जो ब्लॉक बटोत है, 13-12 पंचायत है यहाँ, अभी तक हमने यहाँ 25 ट्रांसफार्मर फिट किए हैं, रिबन हमने काटा है। अभी मुझे खबर आई कि 1000 पोल हमने सेंक्शन करवाया और 25 ट्रांसफार्मर हमने फिर से सेंक्शन करवाया। मैं घर घर हर बंदे को, हर पंचायत में जाके मैं गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि जिसको नीड है पोल की, ट्रांसफार्मर की, मुझे लिस्ट सेंड करें, 2 दिन के अंदर उनके वहाँ पे पोल लग जाएंगे। और वो, चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ में बटोत के कुछ लोग थे, सियासी बातचीत भी हुई और इनके साथ उसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर भी बात हुई कि जनाब कौन से ऐसे मुतालबात है, कौन सी ऐसी लोगों की डिमांड्स है जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। और इनका ये मानना है कि जनाब जब तक गुलाम नबी आज़ाद की सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, रास्ता बेहतर होने की ज़रूरत है, सड़क बेहतर होने की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि जनाब टूरिज़्म को तो ठीक है फ़रोग दें, लेकिन बटोत वालों को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। टनल बनने से बटोत कट गया तो बिज़नेस पर असर पड़ा, और अब जो रोड यहाँ पर कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से बटोत ब्लॉक के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब उम्मीद करेंगे कि जो भी इंतजामिया मुल्क चलाने वाले लोग हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, वो इस तरफ तवज्जो दें और सरकार में बैठे लोग भी इस तरफ ध्यान दें कि जनाब आप रोड को बेहतर कीजिएगा ताकि लोगों को राहत मिले। नेक्स्ट एपिसोड में किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक ले हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।